ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अमित शाह जी के साथ में काम करते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहते हैं। वही ज्ञानेश जी जो है फिर बाद में होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से उठ के जो है निर्वाचन आयोग में आ जाते हैं। आई मीन जोक चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है क्या? आप किस तरीके के लोगों को लेके आ रहे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव सर का एक चैनल भी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। राजीव सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कहा है कि अब कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट करे चुनाव आयोग, हर दिन जो दावे आपत्तियां हैं उसका निपटारा करे 28 फरवरी तक, यानी कि 4 दिन बचे हैं लगभग। अब उन 4 दिनों में ही लाखों दावे आपत्तियों को जो है सुलझाना है। तो मतलब किस तरह से संभव हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, क्या लग रहा है ये जो आदेश दिया गया है इसके मद्देनजर, और चुनाव आयोग इस वक्त कहां पर खड़ा है एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है। कई सवालों को आपने एक सवाल में ही लपेट दिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में टोटल जो मतदाता है वो है 7 करोड़ के आसपास में, ठीक है। और 80 लाख जो है वो ऑब्जेक्शंस आए हैं। तो जाहिर सी बात है 80 लाख लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है। हमको पहले पता चला है कि 50 से 55 लाख के आसपास में लोगों के नाम काटे गए हैं। 55-56 लाख लोगों के नाम जो है वो वोटर लिस्ट में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काटे गए। तो अब देखिए, मैं इसको किस तरीके से देखता हूं। टोटल वोटर है 7 करोड़। 7 करोड़ में ऑब्जेक्शन है 80 लाख का, यानी कि लगभग 11.5% मतदाता जो है वो इस एसआईआर की प्रक्रिया पे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है। कोई भी राज्य में इलेक्शन, कोई भी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन 3%, 4%, 2% के मार्जिन पे हार और जीत तय होती है। ये 11% का मार्जिन तो बहुत बड़ा है भाई, 11 साढ़े 11% का। तो यानी, और आप आज 24 तारीख है, 28 तारीख तक आप बोल रहे हो कि पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी। 4 दिन में 80 लाख का निपटारण करने के लिए 20 लाख ऑन एन एवरेज चाहिए पर डे। तो क्या ये संभव है? पहला सवाल ये। यदि हाँ संभव है तो फिर हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई किस तरीके से इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के और किस तरीके से मतलब इस काम को इतने स्पीडली, इतने फास्ट वे में किया है। सेकंड, यदि संभव नहीं है तो फिर पूरी एसआईआर की प्रक्रिया ही जो है इसको निरस्त कर देना चाहिए भाई। जो पुराना वोटर लिस्ट था उसके माध्यम से वोटिंग करने देना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना ये ना वोटर्स के लिए अच्छा है, ना राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा है, ना ही ये प्रजातंत्र का जो ढांचा है उसके लिए अच्छा है। आप अगर 7 करोड़ में 11 साढ़े 11% मतदाताओं को, उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाते हो तो आप किस तरीके के प्रजातंत्र का मॉडल खड़ा कर रहे हो भाई, है ना। प्रजातंत्र के अंदर में जब तक मेरे मत का मुझे मतलब निष्पक्ष रूप से डालने का अधिकार ना हो तो प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो कहने का अर्थ ममता बनर्जी तो कह रही है ना, हर सीट पर 19,000 वोटर जो है हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं उनके नाम पर। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो गई ना सर, एक सीट पर 19,000 वोटर्स। एग्जैक्टली। टोटल वोट डालते हैं 90,000 से 1 लाख के आसपास में, बहुत हो तो 1.25 लाख। अब आप उसके अंदर में मान लो 1 लाख है, 19,000 हटा रहे तो 19% का तो खेल यही हो गया। सही बात। अब वो 19,000 जो हट रहे हैं वो कौन है, किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या किस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, हमको नहीं मालूम है। ये सारी की सारी प्रक्रिया। और ये आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, भाई हाईकोर्ट को आना क्यों पड़ा? हाईकोर्ट को ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है अपने आप में। ये देखिए, प्रजातांत्रिक ढांचे के लिए बहुत ही एक, आप ये कह लीजिए कि डेंजर साइन है कि इस तरीके के इलेक्टोरल प्रोसेस में कोर्ट को जो है वो आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अविश्वास है। और जाहिर सी बात है अविश्वास उसी दल में या उसी तरफ के लोगों में होगा जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। जो सत्ता में है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, जो चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चुनाव आयोग जिनकी बात नहीं सुन रहा है
और जिनको लग रहा है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में वो कहीं हाशिए पे धकेल दिए जाएंगे, वही लोग कोर्ट के पास में जाके गुहार लगा रहे हैं, और कोर्ट जो है उनकी गुहार को सुन के जो है इसके अंदर दखलंदाजी कर रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा ही अलग टाइप का मैं देख रहा हूं भाई, देश के अंदर में पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, ये कुछ एक अलग ही मोड़ ले रहा है। इस तरीके के अच्छा सर, मुझे प्रजातंत्र की। याद आ रहा है जी। जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था तब आधार कार्ड को लेकर जिस तरह से बहस चल रही थी कि आधार कार्ड को आप मानिए और उसको जो है प्रक्रिया में शामिल कीजिए, तब चुनाव आयोग की तरफ से सीधे तौर पर हलफनामा दिया गया और कहा गया कि वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम है, एसआईआर कराना जो है विशेष अधिकार है हमारा, और उस अधिकार में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल अंदाजी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को दखल अंदाजी देनी पड़ रही है प्रक्रिया को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो फिर ये जो पहिया है पूरा घूम गया है, बिहार चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव तक। नहीं नहीं, ये तो निर्वाचन आयोग का जो कथन है या जो वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, उसमें अपने आप में बहुत बड़ी खामी है, कमी है। भाई हर चीज का निपटारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में होता है। जुडिशरी जो है वो लास्ट माइल है इस प्रजातंत्र में चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। हमारे देश में जो प्रजातंत्र का स्वरूप है, इसमें एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखती है, और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पे नजर रखती है, और जुडिशरी को कंटेन करने के लिए जो है अगेन लेजिस्लेटिव नजर रखता है। तो ये पूरा का पूरा चेक एंड बैलेंस का जो है वो सिस्टम बना हुआ है। उसमें निर्वाचन आयोग इस तरीके की बात करे तो ये अपने आप में हंसने वाली बात है। हिमांशु जी, विश्व की महाशक्ति अमेरिका में विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनेता डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बनाए हुए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 के अधीन जो टैरिफ ठोके थे उन्होंने, वो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो है उठा के जो है कचड़े के कूड़ेदान में फेंक दिया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई टैरिफ के ऊपर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है? ये देखिए, ये शो करता है किसी भी देश के अंदर में प्रजातंत्र कितना स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है, वहां के प्रेसिडेंट के लाए हुए सेक्शन को, उसके टैरिफ द्वारा जो वो चाबुक पूरे दुनिया में जो हंटर चला रहा था, उस पर लाके उसने फुल स्टॉप लगा दिया। और यहाँ पे हमारा निर्वाचन आयोग, ज्ञानेश कुमार जी पता नहीं क्या उल्टे पुल्टे बातें कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तो कहीं भी कर सकता है भाई दखलंदाजी। किसी भी तरीके की चीजों का निपटारण जो है वो कोर्ट में ही होता है। और इसमें अमेरिका हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिकन डेमोक्रेसी 1776 की है, आज क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, 1876 1976, 250 साल पुराना जो है वो अमेरिकी गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। हमारे तो जुम्मा चुम्मा 1947 से भी 2026 आप देख लीजिए कितने ही साल हुआ है, 53 और 26, 63, 73, 80 साल भी नहीं हुआ है। तो आप जो है मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे शो ही होता है कि भाई एक इमैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। जहां पे मैच्योर प्रजातंत्र होता है, मैच्योर डेमोक्रेसी होती है, वहां पे कोर्ट जो है किसी भी तरीके के उल्टे पुल्टे काम को निरस्त कर सकता है, और कोर्ट जो है किसी भी काम के अंदर में घुस सकता है। जी जी हिमांशु। अच्छा राजीव सर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को अपने स्तर पर पूरा नहीं कर पा रहा है, एक स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव को कंडक्ट करे, चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो है वो हैंडल करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है, सरकार जो है वकालत करने लगती है चुनाव आयोग की या फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, या फिर विपक्ष है जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर देता है। तो फिर इस लोकतंत्र के होने के, इसके मायने तलाशने की जो कोशिशें होती हैं, उनको हम किस तरह से देखें? मतलब सारी प्रक्रिया को ही उन सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। एक वोटर होने के नाते मुझे लगता है कि चुनाव सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा जो वोट जा रहा है वो सही जगह जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना सर। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने उठाई है हिमांशु जी।
ये तभी होता है जब निर्वाचन आयोग जैसा जो आपने कहा कि वैधानिक संस्था जो है, वो यदि रिहैबिलिटेशन सेंटर बन जाए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वो भी सरकार के चहेते, सरकार के मंत्रियों के चहेते ब्यूरोक्रेट्स के लिए, यदि निर्वाचन आयोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन जाए रिटायरमेंट के बाद में, तो फिर उसकी स्वायत्तता कहां तक रहेगी, कब तक रहेगी? भाई यही ज्ञानेश गुप्ता जी जो है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अमित शाह जी के साथ में काम करते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहते हैं। वही ज्ञानेश जी जो है फिर बाद में होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से उठ के जो है निर्वाचन आयोग में आ जाते हैं। आई मीन जोक चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है क्या? आप किस तरीके के लोगों को लेके आ रहे हो? ये सबसे पहला सवाल है। यदि आपको स्वायत्तता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की देखनी है तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कितना स्वायत्त है वो देखना पड़ेगा। क्या ज्ञानेश गुप्ता जी खुद इतने इंडिपेंडेंट है क्या कि वो इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्वायत्त रख सके? ये मेरा सवाल है। इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। इसका जवाब जो है ये आप लोगों को ढूंढना होगा, बताना होगा। क्या जो टॉप पे बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट है क्या वो उतना इंडिपेंडेंट है क्या? अब आप बोलोगे कि मैं क्यों सवाल उठा रहा हूं। भाई जब विपक्ष विश्व, मतलब आप ये समझ लीजिए विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, प्रजातंत्र है भारत। इस भारत के अंदर में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का, या ये कह लीजिए कि लोकसभा में विपक्ष का जो लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, वो यदि ये सवाल उठाते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग जो है निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो कई तरीके से अपनी समस्याओं को भेजते हैं, मिलने का समय मांगते हैं, और ये सारी चीजें फिर मीडिया के सामने आके बताते कि ना तो हमारे समस्याओं का निपटारण किया गया, ना ही हमसे मिला गया, और उल्टा हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। हम अलग अलग राज्यों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चीजों को सामने ला रहे हैं और निर्वाचन आयोग को सबूत दे रहे हैं, और निर्वाचन आयोग उसके बाद भी जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो जाहिर सी बात, सवाल तो बनता ही है हिमांशु जी कि इस देश के अंदर में निर्वाचन आयोग स्वायत्त है कि गुलाम है? जी हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को? अब मामला सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से हैंडल होगा एसआईआर का, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें तमाम खामियां बिहार में भी देखने को मिली, और अब जब तमाम और राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है वहां पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एक वोटर होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इसे? जरूर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।